हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सोशल साइंस में जो पूछे गए हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हल करने का प्रयास करेंगे। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इससे ज्यादा और हो जाता है कि इसमें से आने की संभावनाएं और ज्यादा बनी रहती है। और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि पहला क्वेश्चन ही है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो कितने ईस्वी में हुए थे? 1861 ईस्वी में। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पहले लिखते हैं तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, आज लिखते हैं सामाजिक विज्ञान। तो रूस में पहला सवाल पहले से हम शुरू करते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कितने ईस्वी में हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कितने ईस्वी में? 1861 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछेगा लंदन में अनिवार्य सेवा कब लागू की गई थी? प्राथमिक शिक्षा जो होते लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो 1870 में। तो वो भी लिखेंगे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई। 1870 में लागू हुआ। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यदि आपको पता होगा तो, नहीं पता होगा तो उसको याद कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आपसे पूछेगा कि मजदूर संघ अधिनियम कब आया था? तो 1926 में आए थे। वो भी लिख लेंगे कि मजदूर संघ अधिनियम 1926 में आया। आपसे पूछेगा कि मजदूर संघ अधिनियम कब आया था? तो 1926 में आए थे। कितने ईस्वी में आए थे? 1926 ईस्वी में आए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भिविया क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा मिट्टी है? रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी है। आप इसको याद बना। अब काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? तो आप कहेंगे किसका होता है? कौन बताएगा सबसे ज्यादा खेती इसमें? कोई सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? और काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती ज्यादा होती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? काली मिट्टी में किसकी? कपास की खेती की जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अब वो भी लिख लो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे? ऊर्जा जल संकट से बचने के लिए प्रथम
ऊर्जा के में वित्तमियता को बरती जाए, किसके लिए बरती जाएगा भाई साहब? भाखड़ा उपयोग, ऊर्जा संकट से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। भाखड़ नागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ नांगल, भाखड़ा लिख लो, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज, सतलज, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। चलिए इस सबको क्या करेंगे आप घर पे बार बार रिवाइज करेंगे, इसको जितना बार देखेंगे आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% है, इससे बाहर नहीं आएंगे सवाल आपके, आप देखते रहिएगा। आप इसको क्या करेंगे? बार बार रिविजन करेंगे, बार बार देखेंगे, तो फिर आपको क्या आएगी? समझ में आएगी और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्या बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा या नेतृत्व, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आप इसको क्या करेंगे? ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको याद आ जाएगी। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो आप कहेंगे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, वो भी लिख लो, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किस किसी को होती है? फसल को होती है, वो भी लिख लो, है ना। यहीं पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखिए बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, वो भी लिख लेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि बाढ़ से हानि किस किस चीज को होती है सबसे ज्यादा? बाढ़ से हानि सबसे ज्यादा किस किस को हानि होती है भाई साहब? पहले फसल की हानि होती है, फसल की हानि है, क्योंकि फसल क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा नंबर में क्या होता है? यातायात की जो सुविधाएं होती है उसमें से फसल नष्ट हो जाते हैं, पशु क्या हो जाते हैं? पशु संकट में आ जाते हैं, पशुओं की हानि होती है। क्या होता है? पशु भी इसमें पानी ज्यादा प्रभावित हो जाता है तो क्या होता है? दहा के लेके चल जाता है, नहीं बहा के लेकर के चल जाता है। उसमें क्या होता है? कई भवन गिर पड़ते हैं, भवन, इस सबको क्या होती है? हानि होती है। फसल क्या हो जाता है? नष्ट होने लगते हैं। उसके बाद पशु सबको रहने के लिए घर नहीं मिलती है, और घर तो हम लोग का क्या हो जाता है? तो दहा के लेके चल जाता है। बाढ़ में यही सब तो समस्या आती है। अब और क्या है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? कौन बताएगा? रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई, रक्त एवं लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाया, वो भी लिखना है भाई साहब। ये सब तो पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हल करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे के सारे हल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की 99% चांस है। तो लिख लेंगे रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति, लौ की नीति का अवलंबन, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो 1764 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ, 1764 में हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ। आपसे पूछेगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप
सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया है। न्यूनतम मजदूरी नियम, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो कितने ईस्वी में लागू हुआ था? 1948 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1948 ईस्वी में न्यूनतम। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए आगे इसको देखिए, बार बार रिवाइजिंग करने से फायदा आपका ये हो जाएगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। आप जैसे ही आएगा क्वेश्चन वो आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगला क्या है? न्यूनतम मजदूरी नियम या कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कितने ईस्वी में लागू हुए थे? 48 में, 1948 में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आप कहेंगे कहाँ है? राजस्थान में। तो वो भी लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में है। अब मरुस्थल कहते हैं किसको? तो मरा हुआ भूमि, अर्थात जिस भूमि में क्या करते हैं हम फसल को उपजा नहीं सकते, वो क्या है? मरी हुई भूमि। लिख लेंगे वो भी। मरा हुआ भूमि को मरुस्थल कहते हैं। मरा हुआ भूमि को मरुस्थल, मरा हुआ भूमि को मरुस्थल कहते हैं। आप देखेंगे मरुस्थल में आप जाएंगे, मरुस्थल अर्थात मरा हुआ भूमि, अर्थात बालू ही बालू होता है। क्या होता है अगले? बालू ही बालू होता है, उसको क्या कहते हैं? मरुभूमि। बालू ही बालू होता है तो उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल। और उसमें क्या होते हैं? हम लोग धान नहीं उपजा सकते, गेहूं नहीं उपजा सकते हैं। तो ये कौन सी है? ये कौन सी भूमि कहलाएगी? बालू वाली रेतीली भूमि। और एक है कि एक कहा जाता है कि मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज किसको कहा गया है? ऊंट को कहा गया। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा गया है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। वो भी लिख लेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। तो चलिए आगे चलते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग लिखेंगे बोनापार्ट ने। किसने किया है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड। अगला लिखेंगे अखिल। क्या होता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। कितने में हुआ था? कितने ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना? 1920 ईस्वी में हुआ था।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब कहाँ आरंभ हुए थे? तो अमेरिका में हुए थे। कहाँ हुए थे? तो अमेरिका में। वो भी लिखो, विश्वव्यापी आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका में प्रारंभ हुआ। अमेरिका से प्रारंभ हुआ। आर्थिक सबसे विश्व में सबसे यदि आर्थिक हुई थी, आर्थिक तंगी आई थी, वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुई। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो अमेरिका से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य, उसमें क्या है? सोपानी कृषि प्रचलित है। तो वो भी लिख लेंगे कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। प्रचलित है। आपसे पूछ लेगा कि आराम से कि सोपानी कृषि कहाँ है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में है? तो वो किस है? उत्तराखंड में है। आपसे पूछेगा कि देश के बांधों को किसने कहा था कि भारत का मंदिर है? भारत का मंदिर किसने कहा था देश के बांधों को? तो कौन कहा था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे, जल्दी कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। यदि आप जानते हैं तो जवाब दीजिए फटक से कि देश के बांधों को किसने आधुनिक मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को लिखते हैं, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। समुद्र क्षेत्र से तट से कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा होती है? तो आइए 12 किलोमीटर तक होती है। वो भी लिख लेंगे। समुद्र क्षेत्र में तट से 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर क्षेत्र तक 12 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। कौन सी संपदा? राष्ट्रीय संपदा होती है। राष्ट्रीय संपदा होती है। कौन सी संपदा होती है? कितने किलोमीटर? समुद्र का जो क्षेत्र है, तो वहां से लेकर के 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा समुद्र के क्षेत्र से, तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संपदा होगी। कौन सी संपदा? राष्ट्रीय। एक क्वेश्चन और है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव विद्युतीय परियोजना, ये जो है कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर जिला में है। कौन से जिला? भागलपुर जिला में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगे है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। वो भी लिख लेंगे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन। कहाँ पड़ी थी? सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी।
भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष, भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? आप लोग बताएंगे भारत का वित्तीय वर्ष जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? भारत का वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक जाता है? यदि आपको पता है तो आप जवाब दीजिए। तो लिखेंगे कि भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय, भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। कहाँ तक होता है भाई साहब? एक वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है। सोने के आभूषण की शुद्धता किससे माना जाता है? हॉलमार्क से। वो भी लिख लेंगे, सोने की शुद्धता, सोने की आभूषण की शुद्धता, सोने की आभूषण की शुद्धता, आभूषण की शुद्धता हॉलमार्क, किसके द्वारा? हॉलमार्क के द्वारा आभूषण, सोने के आभूषण की शुद्धता हॉलमार्क के द्वारा पहचाना जाता है, पहचाना जाता है, हॉलमार्क के द्वारा पहचाना जाता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या है देखिए, तब तक यहाँ तक है। एक बार हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेते हैं कि भागलपुर तापीय, जो भागलपुर में जो है वो कौन सा है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव में क्या है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपसे पूछेगा तो कहाँ है, तो वो कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। तो उसको क्या याद रख लेंगे? भागलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं कि कौन सी मानव जनित आपदा क्या क्या हो जाएगा। देखिए आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा है। कौन सा है? मानव जनित आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जल की अधिकता। यहाँ पे लिख लेंगे नदियों में बाढ़ आने के कारण। किस किस कारण से नदियों में बाढ़ आ जाती है? अधिक से। तो पहली बात है क्या है कि आज जल की अधिकता हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, स्वाभाविक बात है, जल अधिक हो जाएगा। तो पहले लिख लेंगे जल की अधिकता, दूसरा क्या है? तल का ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? नदी में तल का जमाव हो जाना। तो नदी क्या होता है? नदी में तल का जना, नदी के तल में अवसाद का जमाव। यदि नदी भर जाएगी तो क्या होगा? वो जो होता है बाढ़, पानी जो होता है बाहर फेंकेगा, बाहर आ जाएगा। और यह क्या है? वर्षा अधिक हो जाती है तो क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। वर्षा की अधिकता, इसके कारण क्या होता है? बाढ़ आता है। बाढ़ आने से क्या होता है? जान माल की क्षति होती है, फसलें नष्ट होती है, भवन गिर जाते हैं, यातायात की सुविधाएं चरमचर हो जाती हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती हैं। चलिए अगला क्या है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? तो ये आपको पता है कहाँ है? राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? राजस्थान में। मंदहार झील कहाँ है? भागलपुर में। वो भी लिख लेंगे मंदार। अगला क्या है कि मंदार झील, मंदार हिल कहाँ है? भागलपुर। मंदार हिल भागलपुर में है, मंदार हिल कहाँ? भागलपुर में है। भागलपुर में 2 है, एक कहलगांव है और दूसरा क्या है? मंदार झील है। बिहार में अतिदोहन के कारण क्या होता है? किसके कारण है? बिहार में अतिदोहन के कारण ललमी और क्षारीय तत्व का संकरण बढ़ता जा रहा है। बंद कर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए।